हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, टीआरई, डी12एसबी तथा अन्य संबंधित परीक्षाओं में जहां पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी की बेहतर तैयारी के लिए पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक विजेता सीरीज हमने शुरू की है, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की तैयारी को फ्री आपकास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है: मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद या फांसीवाद। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है और इसके जनक कार्ल मार्क्स है। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट और आपको समझने हैं। इसमें एक शब्द आया है समाजवाद, तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था और मार्क्स ने धर्म को लोगों का अफीम कहा है। और मार्क्स आगे कहते हैं कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विचारक जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक और विचारक थे। इन्होंने देश में समग्र क्रांति आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म तथा टुवार्ड्स स्ट्रगल है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के नाम पर पनप रहे सर्वाधिकारवाद की कटु आलोचना भी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? यहां पर ध्यान देना है कि क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में किसे माना जाता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या रूसो। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी मैक्सी और ऑप्शन डी रूसो। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट जो है वो मैक्सी का है। किसका है? मैक्सी का है। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति की साम्यवादी अवस्था से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा है कि यदि वह आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह स्टेटमेंट मैक्सी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य एक वर्ग संरचना है, ऑप्शन बी राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी राज्य सरकार की आत्मा है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होता है। अतः राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग पूंजीपति वर्ग ही अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है और इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स जो है राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। यह स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर राज्य को किसने पुकारा है? तो कार्ल मार्क्स ने पुकारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? अब यहां पर आप आसानी से ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे। राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, ऑप्शन सी जर्मन शास्त्रीय दर्शन से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की क्रांति से मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत जो हैं वो मुख्यतः प्रभावित है। मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत 1848 से 1851 के मध्य संपन्न फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यह उक्त की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है संबंधित है। ऑप्शन ए सामाजिक समझौता सिद्धांत से, ऑप्शन बी राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, ऑप्शन सी राज्य के वैदिक सिद्धांत से, ऑप्शन डी राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। यह विचार संबंधित है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? 1948, 1949, 1950 या 1951? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी। सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों ने भाग लिया और उनके द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को डिसाइड किया गया। राजनीति विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक जो है एरिया राजनीति विज्ञान का क्लेरिफाई किया गया यूनेस्को के 1948 के सम्मेलन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की उद्घोषणा की? ऑप्शन ए मैजनी, ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लेनिन। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए है, मैजनी। इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैजनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी और भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी। मैजनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। अब भारत में जो अभिनव भारत संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग देख सकते हैं 2 बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी मार्क्स। यहाँ पे इजीली आप कर पाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था रहा है क्योंकि इसके द्वारा शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपति शोषित वर्ग अर्थात मजदूरों का शोषण करते हैं। राज्य का निर्माण मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति के रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। यह विचार जो है कार्ल मार्क्स के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? एक दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई, ऑप्शन डी यहाँ पर स्थायी। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ग शोषण के लिए बनाई गई एक संस्था मानता है राज्य को मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत टॉमस एक्विनास, ऑप्शन डी बेंथम। और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया है। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों को दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। यहां से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से और इस बार भी ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? शोषण, सामंतवाद,
असमाधेय वर्ग संघर्ष और ऑप्शन डी पूंजीवाद। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है और यहां पर अगर आपने शोषण लगा दिया है तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असमाधेय वर्ग संघर्ष जो है वो मार्क्स के अनुसार राज्य गठन का सबसे आसन्न कारण है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक ध्यान रखनी है, ये परीक्षा में पूछी गई है, में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि समाज के विकास के लिए एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर्विरोध यानी संघर्ष का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यही निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति है, ये लेनिन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स, एंजल्स, लेनिन या इनमें से सभी? और यहाँ पे अगर आपने इनमें से सभी को चुना है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स जो है राज्य के वर्ग सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है, यह किसका विचार है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी बाकुनिन और ऑप्शन डी स्टालिन। और राइट आंसर आप इजीली यहां पर कर पाएंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन या उपरोक्त सभी? और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग सिद्धांत के समर्थकों को पूछा गया है तो ये तीनों राज्य के वर्ग सिद्धांत के समर्थक हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से या व्यक्तिवादियों से? और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट जो है वो मार्क्सवादियों से संबंधित है। राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यह एक सर्वहितकारिणी संस्था है जैसा कि प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य दार्शनिकों का विचार है, किंतु मार्क्सवादी सिद्धांत इन सबसे इनकार करता है और इसकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारिणी समुदाय कभी नहीं हो सकता। यह सदैव ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्ग के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया गया है। एंजल्स के अनुसार यह अर्थात राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दलन के लिए एक यंत्र मात्र है, यह एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है जैसा कि प्लेटो और अरस्तु की धारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या दल? और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रमुख कारक वर्ग हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित कथन किसने कहा है? अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्लेटो, लॉक, लेनिन, मार्क्स? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? काल्पनिक, विकासवादी, क्रांतिकारी या फेबिनियन? तो ये यूपीजीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन जो था वो एक काल्पनिक था। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्रिएटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए कल्पनावादी माना है और बेपर भी आगे कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर उसके लिए जमीन तैयार नहीं की। यह स्टेटमेंट बेपर का है, ध्यान रखना है, जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी चिंतक और विचारकों के लिए कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था।
मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित किया और इसलिए उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स की शिक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां वह GW.F. हीगल के चिंतन से प्रभावित हुआ। बाद में उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेते हुए तथा फायरबाख से भौतिकवाद को लेते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है। ऑप्शन ए भौतिक शक्तियों की, ऑप्शन बी धार्मिक शक्तियों की, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्तियों की और ऑप्शन डी भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण की। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर क्या। अगर यहाँ पर आपने डी को क्लिक किया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है वो भौतिक शक्तियों की उपज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियों, सांप्रदायिक शक्तियों, राजनीतिक शक्तियों या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए। भौतिक शक्तियों के आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, हीगल और लास्की ने। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीगल और मार्क्स ने वाद, विवाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर थोड़ा चीजों को क्लियर करने की आवश्यकता है, आप सभी लोग समझ लें। हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। हीगल विश्व का अध्ययन सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। इस विकासवादी क्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक क्रिया का नाम दिया है। इस द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति, यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है, ध्यान से सुनना। द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द डियालेगो से हुई है, जिसका अर्थ वाद विवाद करना होता है और जिसके फलस्वरूप संश्लेषण अर्थात संवाद की उत्पत्ति होती है, जो पहले दोनों रूपों से भिन्न होता है। मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित था, परंतु उसने हीगल के आदर्शवाद की उपेक्षा किया तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति एडाप्ट की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया है? तो यहाँ पर भी अब आपको कुछ सोचना नहीं है और आपको बताना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का, फांसीवाद का, व्यक्तिवाद का। यहाँ पे विचारकों का नाम ना पूछकर आइडियोलॉजी पूछ ली है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित है और राइट आंसर यहाँ पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? डेविड स्टर्न, कार्ल मार्क्स, वेपर, कार्ल डायच। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, बिल्कुल गलत है, ये कहाँ इससे संबंधित है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य शोषण का एक साधन है और यही एक राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा से संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें, एक पॉइंट समझना है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मार्क्सवादी मानते हैं, क्या मानते हैं? राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन बी, राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, पूरे समाज का राज्य प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एक सत्ता पद्धति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्क्सवादी ये मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है और मार्क्सवाद से संबंधित जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें मार्क्स के राज्य सिद्धांत का जो है दर्शन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, जेम्स मिल और हाब्स। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति जो है वो निर्धारित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन ए, परिवर्तन मूल सच्चाई ईश्वर है। ऑप्शन बी, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है। और ऑप्शन सी, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। और ऑप्शन डी, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या संबंधित है, वर्ग संघर्ष ये भी संबंधित है, अतिरिक्त मूल्य ये भी संबंधित है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यद माध्यम जो है वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। और एदमात्यम को ही लेसेस-फेयर कहा जाता है, और लेसेस-फेयर की नीति का संबंध उदारवाद से है। जबकि मार्क्सवाद से संबंधित जो मान्यताएं हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग चेतना की अवधारणा और क्रांति का सिद्धांत, ये मार्क्सवाद से सब संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है कि मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो यहां पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हस्तक्षेप कहा जाए, यदमात्यम कहा जाए या लेसेज फेयर कहा जाए, ये तीनों चीजें एक होती हैं, बाकी ये सारी जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी जो है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था? एक जाति विहीन समाज, बिल्कुल गलत। धर्म पर आधारित एक समाज, बिल्कुल गलत है। एक वर्ग विहीन समाज। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद या क्रीड़ा सिद्धांत? और राइट आंसर यहाँ पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद से संबंधित है, और ये स्टेटमेंट जो है मार्क्सवाद से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? अच्छा प्रश्न है। लेबर का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मार्क्स का जो लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो शास्त्रीय जो है अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, किसने कहा है सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजल्स, लेनिन, स्टालिन या लास्की? और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, लेनिन का ये स्टेटमेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिल सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अपवर्तन का सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत, दल का सिद्धांत? और राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, दल का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा मजदूरों के लाभ के लिए, सामाजिक अच्छाई के लिए, शासक वर्ग के लाभ के लिए या किसी के लिए नहीं? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अच्छाई के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, मार्क्स के पाट्रीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर
जार्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया था? वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में या नस्लीय सहयोग के संदर्भ में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? कार्ल पापर, एक्टन, लास्की या फुकुयामा? यूपीजीएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसके लिए बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। कार्ल पापर ने मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन कहा है। विभिन्न लेखकों तथा दार्शनिकों ने मार्क्सवाद की कड़ी आलोचना की है, जिसमें पूंजीवादी वर्ग के लेखक कार्ल पापर, बर्नास्टीन, काउस्की आदि हैं। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कहा है मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। कार्ल पापर के अनुसार मार्क्सवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। यहाँ पे कार्ल पापर की पुस्तक का नाम याद रखना है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स, लेनिन, माओ, हो ची मिन्ह? राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। माओ ने सतत क्रांति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका है? प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वपूर्ण होगी, महत्वहीन होगी? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोक युद्ध अर्थात पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए लेनिन को, रूसो को, ग्रामसी को, माओ से तुंग को? और राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, माओ से तुंग को। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? लेनिन, माओ, स्टालिन या गोर्बाचेव? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक क्रांति के लिए माओ को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, मार्क्सवाद ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सी, हंट, लेनिन या लास्की? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्टेटमेंट लास्की का है। लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने एवं एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ऑप्शन सी एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, और ऑप्शन डी लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। और राइट आंसर यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी बनेगा। लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक में जो है श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया है। लेनिन ने 1917 में अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति अर्थात स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वर्ष 1918 में लिखी अपनी पुस्तक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनिगेट काउस्की में उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधी विस्तृत विवेचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में, और मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन द्वारा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद है क्या है? पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था, पूंजीवाद का संकुचन, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, पूंजीवाद का समाजवाद में विलय? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था को लेनिन ने साम्राज्यवाद कहा है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने इस अवस्था का विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में किया है। तो दोस्तों ये थे वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 और अगला पार्ट भी मार्क्सवाद से संबंधित पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।